उससे पहले राजधानी दिल्ली में पोस्टर वॉर तो जमकर हो रखा है, लेकिन इस बीच एक नारे की एंट्री हो गई है। जी हां, ये वही नारा है जिसके जरिए बीजेपी ने हिस्टोरिकल विन हरियाणा और महाराष्ट्र में हासिल की थी। मैं बात कर रही हूं ना बटेंगे ना कटेंगे वाले उसी महा फॉर्मूले की जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई थी। रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। दिल्ली में सियासी लड़ाई रोहिंग्या से शुरू हुई थी। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक और नारा दे दिया है। ये नारा भले ही बीते 2 चुनाव में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इस नारे ने ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। जी हाँ, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जोरदार है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जहां एक तरफ पोस्टर वार बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें राजेंद्र नगर में एक नारे की एंट्री हो गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को यह पोस्टर अचानक सुर्खियों में आ गया। पोस्टर दिल्ली में लगा। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह भी दिख रहे हैं। लाइन लिखी है, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। मतलब तय हो चुका है, दिल्ली में भी ना बटेंगे ना कटेंगे और बीजेपी इसी स्लोगन पर पूरा चुनाव लड़ेगी। जहां पर इस पोस्टर में आप देखेंगे, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। नारे की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा में नारे की गूंज सुनाई दी। नारा हिट हुआ और नतीजा ये हुआ कि एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि बम्पर जीत के साथ सरकार भी बनाई। अब वैसी ही जमीन दिल्ली में भी तैयार होने लगी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है, दिल्ली में भी वही लाइन आगे बढ़ाएगी, न बटेंगे न कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 2 लाइनों के साथ पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला फॉर्मूला दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी, तो आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी तर्कश से तीर छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तीर था शीश महल। जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगे, उस पर मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। सवाल दिल्ली का है, मौसम चुनावी है, लड़ाई जीतने की है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को आपदा से आजाद कराएंगे। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना है। महाराष्ट्र और हरियाणा से अलग दिल्ली के चुनाव में कई और चीजें भी मायने रखेंगे। ऐसे में यह फॉर्मूला कितना सही बैठता है, ये अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। जांच के बाद वापस बांग्लादेश किया जाएगा रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने आप के खिलाफ जारी किया पोस्टर, लिखा आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल की ग्रंथि योजना पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा पुजारियों को भत्ता देने की बात कर रहे फैसले को बताया सराहनीय। कोई कर्मकांड से जुड़े लोग हैं, अगर उनको भत्ता देने की बात केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो एक अच्छा फैसला है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बोले जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर, कहा बिक चुके हैं आधे से ज्यादा पद, खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल। आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए।
पीतमपुर घटना पर सीएम मोहन ने लिया संज्ञान, कहा जन भावनाओं का आदर करते हैं, कोर्ट को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। एमपी के पीतमपुर में धरने पर बैठे संदीप रघुवंशी ने खत्म किया अपना अनशन। नष्ट किए जाने वाले कचरे के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे संदीप रघुवंशी। भारत नेपाल की सीमाओं से की जा रही कुंभ मेले की सुरक्षा, दोनों देशों की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे जिले के आला अधिकारी। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, क्यूआर कोड के जरिए ले सकते हैं टिकट, यात्रियों को मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, बीआरओ ने शुरू किया अभियान, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल, बर्फबारी की वजह से माइनस में पहुंचा तापमान तो लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर पड़ा असर, 15 उड़ानें की गई डाइवर्ट, कई उड़ानों में हुई देरी। नोएडा में रील बनाने के चक्कर में कटा भारी चालान, फॉर्च्यूनर कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर बनाई रील, पुलिस ने काटा 33,000 का चालान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, ट्रांसफार्मरों से तार चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ा गया, मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाशों से हथियार भी बरामद। हिमाचल के चंबा में एक होटल के अंदर बहस के दौरान मैनेजर की मौत, पुलिस कर्मियों के बीच चल रहे विवाद को शांत करवाने के लिए बीच में आया था मैनेजर, मृतक के परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, आपसी विवाद को लेकर के हुई बहस, मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नाबालिग के साथ मारपीट, चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर टॉर्चर, पुलिस ने बच्चे को ही 24 घंटे थाने में बैठाकर रखा, पिता ने धान बेचकर थाने से बच्चे को छुड़ाया। दिल्ली के प्रीत विहार में कैफे में के बाहर दो गुटों में हुई झड़प, मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। गाजीपुर किन्नर हत्याकांड का खुलासा, मर्डर के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाला ही कातिल निकला, वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों किया गिरफ्तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने, सऊदी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 2 सोना तस्करों को पकड़ा गया, पेट में छिपाकर ला रहे थे 1.34 करोड़ का सोना जब्त। जम्मू में पार्किंग विवाद में फायरिंग, बीजेपी नेता के बेटे को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट, सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट की गई, साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या, नहर किनारे मिला शव, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंतिम संस्कार के लिए जाते वक्त जिंदा हो गया शख्स, अंतिम यात्रा के दौरान स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस में लगा था तेज झटका, उंगलियों में होने लगी हलचल, 15 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, तो वहीं सीएम योगी का बयान, बोले युवाओं को खेल गतिविधियों से भाग लेना चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क की, क्योंकि मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिजली चोरी के मामले में उनको जो मियाद दी गई थी वो मियाद आज खत्म हो रही है, और जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको इस एफआईआर का जवाब देना ही होगा। रिपोर्ट आप देखिए। ये है संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनका नाम संभल में भड़की हिंसा से क्या जुड़ा, एक के बाद एक नए आरोपों से उनका सामना आम हो गया है। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बर्क की कोर्ट में लगाई गई अर्जी खारिज हो गई है। राहत की बात है कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन जांच जारी रखने और सपा सांसद को सहयोग करने का आदेश दिया। वहीं बिजली चोरी का आरोप अब भी बरकरार है।
बर्क साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि संभल में हिंसा भड़कना और बिजली चोरी का आरोप लगना उनको इतना महंगा पड़ेगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया, मीटर उतारा, बिजली काटी और लगा दिया जुर्माना। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दिया था, अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्क के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगा। अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी, वो जानिए। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी, घर पर बिजली खपत की जांच की, बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया और 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया। दोनों जब्त मीटर की जांच हुई तो बर्क का प्रतिनिधि मौजूद रहा और अब उन्हें बिजली चोरी के आरोप पर जवाब देना है। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर वो दोनों ही केस में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साहिल जुड़ गया। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें सांसद बर्क की, तो उनकी मुश्किलें तो चौतरफा बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए मियाद अब पूरी हो चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि गाज गिरनी तय है। हाँ जी बिल्कुल, स्थानीय सांसद जो है जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अब बढ़ती जा रही, क्योंकि इनकी जो डेट की अवधि थी जवाब देने की वो समाप्त हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जवाब देने की अवधि को बढ़ाया जा चुका है, यानी कि अब इनको तीसरा नोटिस जारी किया गया जिसमें ये पूरा जो है जानकारी अपनी देंगे, बिजली से संबंधित हो चाहे वो घर के निर्माण कार्य से संबंधित